हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स हम लोग सीटेट दिसंबर 2024 के लिए एनसीईआरटी बेस्ड जो हमारी सोशल स्टडीज की एक श्रृंखला चला रहे हैं उसको हम लोग एक कदम आगे बढ़ाएंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन के अंदर में। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि ये एनसीईआरटी बेस्ड सेशन है, तो आप लोगों की जो दूसरे एग्जाम्स है सीटेट के बाद में जो आप लोग देते हो, जैसे आपका डी ट्रिपल एस भी हो जाए, बीपीएससी की एग्जाम हो जाए, चाहे आप लोगों की टीआरई हो, सुपर टेट हो, यूपी टेट हो, सारी एग्जाम्स के लिए आप लोग जो है बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। तो अच्छे से इस पूरे सेशन को देखिए। इस सेशन के बाद में आप लोगों को जो है फ्रेंड्स एक टेस्ट भी मिलेंगी। जो बच्चा लाइव देखेगा उसके लिए टेस्ट का प्रावधान किया गया है, ताकि आप लोग जो है अपनी रिवीजन को भी जांच सके कि आपने जो पढ़ा है क्या आप उसको रिवाइज करके आप लोग जो है उनको रिकॉल कर पा रहे हो। चलिए, तो हम लोग शुरू करते हैं फ्रेंड्स हमारे पहले क्वेश्चन के साथ में। सबसे पहले तो उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने सेशन को पहले ही लाइक कर दिया था। बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स आप सभी लोगों का, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही फ्रेंड्स कितने भी बिजी हो, कितना भी जो है काम हो, लेकिन जो है सेशन के लिए आई जाते हैं और सेशन आप लोगों के लिए ले रहे हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जिन्होंने भी सेशन को लाइक कर दिया प्लीज हाथ ऊपर करके बता दीजिएगा एक बार। चलिए सेशन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर में ये रहा। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं बोला है कि पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत, पृथ्वी के चारों ओर जो वायु की पतली परत फैली हुई है जिसको हम लोग वायुमंडल कहते हैं, क्या चीज वायु को पृथ्वी के चारों ओर बनाए रखती है? ऐसा क्या है जिसके वजह से जो है ये वायुमंडल जो है पृथ्वी के चारों ओर बना हुआ रहता है? अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, हीट के वजह से, चट्टानों की वजह से और ओशन की वजह से, या ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून की वजह से? तो आंसर देखिए फ्रेंड्स, 95% लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। यहां पर में आंसर हो जाएगा आपका ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है, जो हर चीज को अपनी तरफ में खींच रहा होता है, ठीक है, उसके वजह से ही यहाँ पर में वायु की पतली परत जो है वो हमारे पास में है, जिसको हम लोग वायुमंडल या एटमॉस्फेयर कहते हैं। ठीक है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, फिर भी कई सारे बच्चों ने गलत किया हुआ था। ठीक है, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये याद रखना है। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, देख सकते हो क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 जो है एनवायरमेंट, उसमें से ये क्वेश्चन बना था। द एटमॉस्फेयर इज द थिन लेयर ऑफ एयर। देखिए ये क्वेश्चन कहां से आया था, आपको डायरेक्टली प्रूफ के साथ दिखा रहे हैं। ठीक है, पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं, और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से चारों ओर जो है ये परत जो है हमारी है। ठीक है, नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसी के ऊपर में बेस्ड एक क्वेश्चन आप लोगों को आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स। ठीक है, कि जो है 8 जनवरी 2022 को आप लोगों का ऑनलाइन शिफ्ट के अंदर में आया। अब आप लोग देखिए टीचिंग परीक्षा आप लोगों को कितने बढ़िया तरीके से पढ़ा रहे हैं। एक क्वेश्चन हमने किया, अब उसके ऊपर में उसी का हायर लेवल का क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर में देखेंगे। ठीक है, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छे से हो सके। टेस्ट कैसे देना है, कहाँ देना है, रूही शर्मा जी, देखिए जो बच्चा पूरा सेशन लाइव देखेगा, लाइव जो बच्चा देखता है ठीक है इस क्लास को, उस बच्चे को एक लिंक मिलती है। ठीक है, लाइव चैट बॉक्स के अंदर में वो 15 मिनट के लिए एक्टिव रहती है, और उसके अंदर में आप लोग जो है टेस्ट दे सकते हो। तो लाइव देखना जरूरी है। ठीक है, तो देखिए अगर मैं बात करूं, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ होल्ड्स द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। पृथ्वी के चारों ओर जो है गुरुत्वाकर्षण वायुमंडल को थामे रखता है, धारण करता है, सही बात है। एटमॉस्फेयर ओनली कंसिस्ट ऑफ फ्यू गैसेस, ठीक है, केवल कुछ ही गैसेस है इसके अंदर में। बायोस्फीयर इज अ नैरो जोन ऑफ अर्थ वेयर ओनली लैंड एंड एयर इंटरेक्ट। देखो पहली बात तो यहां पर में देखिए फ्रेंड्स, बायोस्फीयर क्या होता है? बायोस्फीयर का मतलब होता है जहां पर में जमीन हो, लैंड हो, एयर हो और वाटर भी हो। ठीक है, लैंड, एयर एंड वाटर, ठीक है, जहां पर में तीनों का संगम होता है और वहां पर में लाइफ भी होती है, इसको बोलते हैं बायोस्फीयर या जैव मंडल। तो केवल लैंड एंड एयर नहीं, लैंड, एयर एंड वाटर इंटरेक्ट करते वहां पर में होता है आपका बायोस्फीयर, जैव मंडल। तो लिखो जल्दी से। ठीक है, आप लोग जल्दी बताइए यहां पर में क्या होगा इसका। ठीक है, तो जैव मंडल आप लोगों से बोला है, आंसर करिए। तो यहाँ पर में देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों का बायोस्फीयर इज अ नैरो जोन ऑफ अर्थ वेयर ओनली लैंड एंड एयर इंटरेक्ट विद ईच अदर। ठीक है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। ओके, तो ये आप लोगों का गलत हो जाएगा। ओके, ओनली यहाँ पर मैं जो बोला है वो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर के अंदर में काफी सारी गैसेस है आप लोगों की। ओके, इवन आप लोगों का जो वाटर वेपर है वो भी एटमॉस्फेयर बनाता है। तो ओनली अ फ्यू गैस बोलना यहाँ पर में आप लोगों का गलत हो जाएगा। केवल कुछ गैसेस नहीं, काफी सारी गैसेस है, हीलियम, आर्गन, नियोन, ठीक है, आप लोगों की जेनॉन, बहुत सारी गैसेस यहाँ पर में मौजूद है। तो यहाँ केवल पहला वाला सही है, बाकी सारे आप लोगों के गलत है। ठीक है, तो ए इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। और एक्चुअल क्वेश्चन है आप लोगों का जो आप लोगों ने किया है। आयशा सिद्दीक बता रहे कि कल 15 में से 14 नंबर उनके आए थे। बहुत बढ़िया, आप लोग बाकी लोग भी बता सकते हैं कि कल की टेस्ट में कितना आया था आपका, जो बच्चों ने लाइव देखा था। आज भी आप लोग बताना मुझे कि आपका आज का टेस्ट का स्कोर कितना आया।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में जल्दी से आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एटमॉस्फेयर के अंदर में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारी और भी गैसेस पाई जाती है इसके अंदर में। इवन जो है फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूं कि इसके अंदर में वाटर वेपर, एटमॉस्फेयर वायुमंडल में क्या वाटर वेपर होता है? जी बिल्कुल होता है, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। बाकी बायोस्फीयर जो है आपका लैंड, वाटर और एयर। बायोस्फीयर में क्या क्या पाया जाता है? जैव मंडल जिसको बोलते हो आप लोग। बायोस्फीयर मतलब होता है जैव मंडल। जैव मंडल, इसमें क्या क्या पाया जाता है? जल्दी जल्दी बताइए। ये 3 चीजों के नाम लिखेंगे आप लोग जैव मंडल के सामने में, जल्दी से। टेस्ट कहाँ देना है? आशीष कुमार जी, जो बच्चा लाइव देखता है, ठीक है, जो बच्चा क्लास को लाइव देखता है उसको जो है आपको टेस्ट की लिंक मिलती है। मोनिका जी, विजय जी, बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि उनका कितना स्कोर आया था, बताते जाएंगे आप लोग। निम्नलिखित में से वायुमंडल की अधिकांश कौन सी 2 गैसेस है? बहुत सारी गैसेस है वायुमंडल के अंदर में। सबसे ज्यादा कौन सी 2 गैसेस है? ये केवीएस 2018 के पीआरटी के पेपर में भी आया था। केवीएस पीआरटी 2018 के इसी से मिलता जुलता जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स आया था, उसमें पूछा था कि सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है। और यहाँ पूछा है आप लोगों से सीटेट की एग्जाम के अंदर में सबसे ज्यादा कौन सी 2 गैसेस पाई जाती है। तो अगर हम बात करेंगे नाइट्रोजन, ठीक है, और उसके बाद में बारी आती है ऑक्सीजन की, तो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आपकी सबसे ज्यादा गैसेस है, ठीक है, ये जो सबसे ज्यादा पाई जाती है। 78% जो है वो नाइट्रोजन है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर में। मतलब आपके आसपास में अगर आप जो है देखोगे, देख तो पाओगे नहीं, महसूस जो हवा कर रहे हो, ठीक है, उस हवा के अंदर में जो है नाइट्रोजन ही नाइट्रोजन भरी है। देखो आप लोग, नाइट्रोजन 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 नाइट्रोजन, सबको रिवाइज करा दो। और नाइट्रोजन नहीं होंगी तो वहां पर में 21% ऑक्सीजन है आपकी। तो 99% तो ये दोनों ही गैसेस है। मतलब आप नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से घिरे पड़े हो, ठीक है। जब जब हवा चलेंगी तो याद रखना, अरे वाह, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से ज्यादातर मेरे को छू कर गई है ऐसी, ठीक है। तो रिवाइज करते रहिए, जहां जहां रिवीजन का मौका मिले रिवीजन करते जाइए, रिवीजन करते जाइए, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स की 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है। तीसरे नंबर की कौन सी गैस आपको दिख रही है? हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है, जल्दी से बताइए इसमें से। थर्ड नंबर की गैस कौन सी आपकी? ठीक है, देखिए क्लास की जो लाइव देखते हैं ना उन लोगों के लिए है वो एक्चुअली इसी वजह से, ठीक है। तो हमारे पास में देखिए फ्रेंड्स आपका कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और तीसरे नंबर पे जो गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है, या क्या है? तो आर्गन आप लोग देखोगे फ्रेंड, तीसरे नंबर की सबसे ज्यादा बड़ी गैस है आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, आर्गन है 0.93%, ठीक है। तो पहले नंबर पे नाइट्रोजन, दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन, तीसरे नंबर पे आर्गन, और चौथे नंबर पे फिर कार्बन डाइऑक्साइड आती है। फिर जो बची हुई गैसेस है वो आपकी बाकी सारी की सारी 0.04% में आती है, ठीक है। चलिए, तो ये थोड़ा सा याद रखना है फ्रेंड्स आप लोगों का। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस, बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है, ठीक है, जिसमें से सबसे ज्यादा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए सीटेट पेपर 2 के अंदर में क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों का सोशल साइंस में 20 अगस्त 2023 को। इस प्रश्न में बोला गया अक्षांशों के बारे में, ठीक है, दिए गए कथनों में से कौन सा वाला कथन सही है? दक्षिण ध्रुवीय वृत्त विषुवत रेखा के 23.5 दक्षिण में स्थित है, ठीक है। अंटार्कटिक सर्कल जो है वो आपका 23.5 डिग्री साउथ में है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर passes through southern hemisphere. Tropic of Capricorn passes through southern hemisphere. Arctic circle is at 23 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। अब देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को मैं आपको बताऊं उससे पहले मैं आपको समझाना चाहता हूं। देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों में है। देखिए ये है विषुवत व्रत आपका 0 डिग्री वाला, ठीक है, इक्वेटर जिसको आप लोग कहते हो। इक्वेटर से 23.5 डिग्री नॉर्थ में अगर आप जाओगे यहां पर में 23.5 डिग्री नॉर्थ में, तो यहां पर में आपको मिलेगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और इक्वेटर के नॉर्थ में जितना भी है उसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोला जाता है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में या दक्षिणी गोलार्ध में? जल्दी ये बता दो आप लोग, उत्तरी गोलार्ध में या दक्षिणी गोलार्ध में? तो उत्तरी गोलार्ध के अंदर में है, ठीक है। और वही अगर मैं बात करूं कि आपका जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है जिसको मकर रेखा कहा जाता है, ये आप लोगों का, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में है। तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में कौन सा है? कर्क रेखा कहां पर में? जल्दी बताएंगे आप लोग। उत्तरी गोलार्ध में, और मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में। ये समझ में आ गया आपको? कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ में और मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ में। ऐसा ही सेम क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई में भी आया था, इसीलिए आप लोगों की प्रिपरेशन जो है वो हाई लेवल की होती जा रही है, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूं उत्तरी ध्रुव व्रत जो है आप लोगों का, जिसको आप लोग आर्कटिक सर्कल बोलते हैं, आर्कटिक सर्कल, उत्तरी ध्रुव व्रत, ये 66.5 डिग्री नॉर्थ में है कि साउथ में? आप लोग बताओ जल्दी से, कमेंट, हर एक बच्चा कमेंट करेगा। अगर आपको अगर आगे बढ़ना है तो एक्टिविटी करिए। एक इंटरव्यू आप लोगों के लिए लिया है हमने, जो है आप लोगों को मिल जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। वो एक पर्सन जिन्होंने टीआरई 1 भी क्लियर किया है, टीआरई 2 भी क्लियर किया है टीचिंग परीक्षा के साथ में, उन्होंने बताया था कि जब मैं एक्टिविटी करवाता था, जो चीजें मैं बोलता था कमेंट करने के लिए वो करते थे। इसी वजह से उनका ये हुआ कि टीआरई 1 में उन्होंने पीआरटी क्लियर किया, टीआरई 2 में 6 to 8 भी क्लियर किया है। अब हायर स्टडीज के लिए वो पढ़ाई कर रहे हैं, वो भी टीचिंग परीक्षा के साथ में, ठीक है। तो एक्टिविटी करते रहिए। नॉर्थ में है आर्कटिक सर्कल, ठीक है। और दक्षिणी ध्रुव व्रत जिसको अंटार्कटिक सर्कल कहा जाता है 66.5 डिग्री साउथ में है। अब इस क्वेश्चन को आप लोग जो है फ्रेंड्स बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। दक्षिणी ध्रुवीय व्रत विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री दक्षिण में स्थित है। देखिए आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल 23.5 डिग्री नहीं,
66.5 साउथ में स्थित है, 66.5 ठीक है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, आपसे सही वाला पूछा था, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सदर्न हेमिस्फीयर से जाता है, बोलता दक्षिणी गोलार्ध से, दक्षिण से नहीं जाता है, वो उत्तरी गोलार्ध से जाता है 23.5 डिग्री नॉर्थ में, 23.5 डिग्री, ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ में से जाता है। ठीक है, तो ये भी गलत है आप लोगों का, नॉर्थ में से जाता है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासेस थ्रू सदर्न हेमिस्फीयर, ये बिल्कुल सही है, 23.5 डिग्री साउथ से जाता है, 23.5 डिग्री साउथ से। ठीक है, और आर्कटिक सर्कल 23.5 डिग्री नॉर्थ से जाता है, बोल रहा है वो आर्कटिक सर्कल नहीं है, वो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। आर्कटिक सर्कल या उत्तरी ध्रुवीय व्रत जो है वो 66.5 डिग्री नॉर्थ से जाता है। तो इस तरीके से आप लोगों को आंसर करने थे। मुझे लगता है कि सारे के सारे आप लोगों को यहाँ पर में जो है याद हो जाने चाहिए। मैं आपसे लास्ट में पूछूंगा, ठीक है, तो आप लोग आंसर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तापमान परिवर्तन के कारण चट्टान टूट जाती है। देखो, कभी ठंडी पड़ती है, कभी गर्मी पड़ती है, कभी धूल आती है, ठीक है, अलग अलग चीजें आप लोगों की चलती रहती है, बारिश हो रही है, तो उस समय क्या होता है कि चट्टानों का जो है चट्टानें जो है सड़ने गलने लगती है और टूट जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? देखो, ये चट्टान इस प्रकार से आप देख रहे हो, बारिश हो रही है, हवा चल रही है, कभी जो है धूप पड़ रही है, तो चट्टानें टूटती है, छोटे छोटे इसमें टूट जाती है। इसको क्या कहा जाता है? इसको जो है फ्रेंड्स कहते हैं वेदरिंग। ठीक है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, अपक्षय। तो आप लोगों को याद रखना है, ब्रेकिंग अप मतलब टूटना, और डीके होना मतलब खराब होना। ठीक है, जो एक्सपोज रॉक है, जो चट्टाने जो एटमॉस्फेयर में एक्सपोज है टेम्परेचर के कारण, फ्रॉस्ट मतलब कि आपके जो है जो कोहरा वगैरह होता है उसके कारण, प्लांट एनिमल्स और मैन की एक्टिविटी के कारण जो टूटती रहती है चट्टाने, उनको वेदरिंग कहा जाता है, अपक्षय कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, याद रखिएगा आप लोग, डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर में। एक बार सभी लोग जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे फ्रेंड्स, ताकि ऐसे ही और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करवाते रहे हम लोग। ठीक है, जितने भी बच्चे देख रहे हैं जल्दी से सेशन को लाइक कर देंगे, और एक एक जगह पे शेयर जरूर कर दीजिए फ्रेंड्स, ताकि ऐसे ही एनर्जेटिक सेशंस आप लोगों के लिए लिए जा सके। लाइव देखना है आप लोगों ने, अगर आप लाइव रहोगे क्लास के अंदर में तो आप लोगों को टेस्ट भी मिलेंगी। ठीक है, और कल भी मुझे बताना आप लोग कि आपका कितना स्कोर आया था, ताकि हर रोज आप लोग बताओ तो आप लोग हर रोज अपने आप से जो है अपने आप से कॉम्पीट कर सके। ठीक है, देखिए, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, प्रदीप्ति वक्र या प्रदीप्ति वृत्त भी इसको कहा जाता है। ये क्या होता है आपका सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन? ठीक है जी, बिल्कुल, DSSB के लिए भी क्लासेस अवेलेबल है, कोमल सचदेवा जी। आप देखिए नीचे में एक नंबर चल रहा है, ठीक है, उसके ऊपर में आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो, या टीचिंग परीक्षा ऐप पर चले जाइए। DSSB की, KVS की, BPSC की, सुपर टेट की सारी क्लासेस अवेलेबल है टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन के ऊपर में। आप नीचे में जो नंबर चल रहा है उस पर कॉल या व्हाट्सएप कर लोगे तो टीम आपकी बिल्कुल मदद कर देंगी। ठीक है, तो प्रदीप्ति व्रत क्या होता है? देखिए फ्रेंड्स, आप लोग ये इस एनिमेशन में देख पा रहे होंगे, अगर यहां पर मैं मान लू सूरज है, ठीक है, सूरज, तो सूरज के सामने वाला जो हिस्सा होता है वहां पर में दिन होता है ना, यहाँ पर में देखिए डे है, ओके, और जो पीछे वाला हिस्सा होता है वहां नाइट होती है ना, रात होती है। तो डे और नाइट को आप देखिए एक सर्कल है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, दोनों को डिवाइड किए हुए है ना, एक ऐसा चीज जहां से इधर साइड में दिन है और इधर साइड में रात है, तो रात और दिन को जो सर्कल डिवाइड कर रहा है उसको हम प्रदीप्ति व्रत या फिर सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं। इस एनिमेशन से आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। ओके, एक ऐसा सर्कल जो डे और नाइट को डिवाइड करता है उसको सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन या प्रदीप्ति व्रत कहा जाता है। ओके, प्रदीप्ति व्रत कहा जाता है, याद रहेगा आप लोगों को हमेशा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पर मैं आपको प्रदीप्ति व्रत जो है वो एकदम सीधा दिख रहा है, बट हमारी जो पृथ्वी का एक्सिस है ना, वो इस तरीके से, हमारी पृथ्वी थोड़ी सी झुकी हुई है ना, तो प्रदीप्ति व्रत और ये जो हमारा एक्सिस है वो एक दूसरे के ऊपर में कोइंसाइड नहीं करते, ठीक है, क्योंकि हमारी अर्थ, आपको बताया था ना कल वाले लेक्चर में, कैसे झुकी हुई है। हमारे पृथ्वी का एक्सिस कितना झुका हुआ है और हमारे पृथ्वी का एक्सिस अपने ऑर्बिटल प्लेन के साथ में कितना एंगल बनाता है, ये मुझे कमेंट करके बताएंगे। मुझे इससे समझ में आ जाएगा कि कितने बच्चे पिछले लेक्चर के अंदर में थे और जिन्होंने पिछला लेक्चर देखा है। मैं हमेशा विश्वास करता हूं कि आप लोगों का लेवल धीरे 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 बढ़ाया जाए, आपको सिखाया जाए। अगर आप सीख जाओगे तो रट्टाफिकेशन वाली जो प्रोसेस है उससे खत्म हो जाएंगी आपकी, और आप लोग एक्चुअल में जो है वो नॉलेजेबल और एजुकेटेड पर्सन बन जाओगे। जो हमारा पृथ्वी का एक्सिस है वो 23.5 डिग्री झुका हुआ है, ठीक है, और वो अपने ऑर्बिटल प्लेन के साथ में 66.5 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, चलिए, आयशा सिद्दीक बोल रहे कि उन्होंने शेयर कर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आयशा जी, और ऐसे ही फ्रेंड्स शेयर भी करते रहेंगे। तो पृथ्वी का प्रदीप्ति व्रत जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना, डे और नाइट को विभाजित करता है। अब देखिए, इसी पर एक बेस्ड क्वेश्चन आपका पूछा गया था 20 दिसंबर 2021 को, जिसने इस क्वेश्चन का आंसर कर दिया बिल्कुल मान जाएंगे। देखिए, 472 लाइक्स आपने कर दिए फ्रेंड्स, बहुत पास में हम लोग हमारे पहले टारगेट से 500 के, और 1000 वाला जो टारगेट है फ्रेंड्स, वो भी जिस दिन पूरा हो जाएगा उस दिन मैं आप लोगों का अगले दिन जो है जितना भी मैंने पढ़ाया हुआ होगा उसकी मैं आपकी टेस्ट भी लूंगा। ठीक है, पूरी की पूरी टेस्ट, लाइव ओनली टेस्ट आपकी। ठीक है, चलिए बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा।
बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, कंटिन्यूअसली आप लोगों के यहाँ पर में आंसर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर में ग्लोब के प्रदीप्ति वृत्त के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए। यह ग्लोब पर दिन और रात को विभाजित करता है, बिल्कुल सही बात है। यह वृत्त अक्ष के साथ में मिलता है, मतलब कि हमारा एक्सिस जो है जिसके अराउंड में हमारी पृथ्वी घूम रही है वो और हमारा प्रदीप्ति वृत्त एक दूसरे के ऊपर में कोइंसाइड करते हैं, तो वो गलत है। देखिए प्रदीप्ति वृत्त इस तरीके से है जो दिन और रात को विभाजित कर रहा है, बट हमारा एक्सिस जो है वो 23.5 डिग्री झुका हुआ है। तो क्या ये दोनों एक दूसरे के ऊपर में कोइंसाइड करते हैं? हाँ या ना? हाँ या ना, जल्दी बताइए, करते हैं या नहीं करते? समझ में आया ना आपको क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारी पृथ्वी झुकी हुई है 23.5 डिग्री। ओके, तो नहीं करते हैं। तो यहां पर में ये वाला गलत हो जाएगा। यह अक्ष के साथ में मिलता है, इट कोइंसाइड्स विद द एक्सिस, गलत। एक्सिस के साथ में कोइंसाइड नहीं करता है। ठीक है, तो ये वाला गलत है, पहला सही है, तो आंसर हो जाएगा ए इज ट्रू, बी इज फॉल्स। और ये एग्जाम को ओरिजिनल क्वेश्चन है। कई सारे बच्चे जो थे फ्रेंड्स जिन्होंने गलत आंसर करके आया था इसका। ठीक है, लेकिन अब देखिए आप लोग जो है सही आंसर करने में सक्षम हो गए हो। ओके, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा होगा आप लोगों का। तो ऐसे ही फ्रेंड जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक भी करते रहिए, ताकि जो है मेरी भी एनर्जी बढ़ती रहे और आप लोगों को इसी तरीके से आप लोगों को समझाता रहूं मैं। नाउ नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपका तटीय क्षेत्रों में समुद्री गुफाएं बनती है। देखिए ये आप लोगों ने देखो कितना प्यारा एनिमेशन लगाया है हम लोगों ने। देखिए तटीय क्षेत्रों में ये समुद्री गुफाएं बनती है इस तरीके से। ठीक है, फॉलिंग आपको बताना है कि सेलेक्ट द सुटेबल रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सी केव्स। सी केव्स किसकी वजह से बनती होंगी? अरे कितना सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। देखिए समुद्र के पास में जो चट्टाने होती है उससे समुद्र की जो लहरें वो आके बार बार टकराते रहती है, और टकराने की वजह से क्या करती है, इनका इरोजन करते रहती है वो। तो इरोजिशन एंड डिपोजिशन ऑफ, ठीक है, द रॉक्स बाय द वेव्स। तो इरोजन और डिपोजिशन जो होता है वेव्स के द्वारा, तरंगों के द्वारा, उसी की वजह से ये चट्टाने बनती है। आपको एनिमेशन के थ्रू, और देखिए यहाँ पर मैं एकदम इमेज के थ्रू अच्छे से समझाया है, तो मुझे लगता है कि आप लोग इससे और ज्यादा अच्छे से समझने में सक्षम हो गए हो। ठीक है, ये देखिए आप लोग, और इसको बड़ा करके दिखा देता हूँ मैं आप लोगों के लिए, है ना। तो ऐसे आप लोगों को पढ़ाया जाएगा टीचिंग परीक्षा पर, ताकि आप लोग इसको अच्छे से समझ सके। और ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है, आगे में पूछे जाने की संभावना बनती है आप लोगों की। ठीक है, 2023 में आया था ये क्वेश्चन। नो, तो डी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। देखिए यहाँ पर मैं एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है ये आपका समुद्री गुफाएं, समुद्री मेहराब, स्टैक, ये सारी चीजें आने वाले लेक्चर में मैं पढ़ाने वाला हूँ आप लोगों को। तो टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। और इसके अलावा जितने भी बच्चे जो लोग चाहते हैं कि उनको फ्री ऑफ कॉस्ट सक्सेस सीट उनके घर तक पहुंचे, बिल्कुल जो है फ्री में आपके घर तक पहुंचेंगी, जिसके अंदर में आपकी ओएमआर शीट रहेगी, 20 ओएमआर शीट, आपको मोटिवेशनल कोर्स रहेगा, और भी आप लोगों को चीजें मिलने वाली है। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके घर में पहुंचेंगी। तो वो नीचे में फॉर्म दिया हुआ है सक्सेस किट के लिए, फॉर्म जरूर भर दीजिएगा। नाउ स्टैक निम्नलिखित में से किसकी शरणात्मक विशेषता है? ठीक है, स्टैक जो है, स्टैक का मतलब होता है ऐसे जो है ऐसे चट्टाने जो है अकेली खड़ी होती, क्योंकि बाकी सारा चीजें जो है समुद्र के बार बार टकराने की वजह से जो है उनकी छत भी उड़ गई है। पहले बनती है इस तरीके से गुफाएं, फिर बन जाता है मेहराब, पूरा आर पार हो जाती है, और फिर बाद में जो है धीरे धीरे उनकी छत भी उड़ जाती है ऐसे। तो ये ऐसा स्टैक बच जाता है पूरा का पूरा। ठीक है, स्टैक बच जाता है। तो ये जो है सी वेव्स के कारण होता है स्टैक बच जाना। एक पूरा खड़ा सा ऐसा खंबा टाइप का खड़ा रह जाता है, स्टैक टाइप का। ओके, तो ये याद रखना है आप लोगों का, सी वेव, समुद्री लहरों के कारण। ये क्वेश्चन सीटेट के अंदर में आया था। ठीक है, 2021 में 20 दिसंबर की शिफ्ट के अंदर में। ओके, तो आप लोगों को ये याद रखना है फ्रेंड्स, एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है आप लोगों से। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच सीटेट गोल जी। ना फ्रेंड्स देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं, और सारी की सारी ये जो चीजें हैं आप लोगों को बता दूंगा। संगमरमर जो है फ्रेंड्स एक किसकी कायांतरी चट्टान है, ये आपको बताना है। संगमरमर, तो देखिए मार्बल इज अ मेटामॉर्फिक रॉक ऑफ। पहली बात तो कायांतरी चट्टान का मतलब क्या होता है ये समझो आप लोग। व्हाट इज मीन बाय कायांतरी चट्टान, मेटामॉर्फिक रॉक? देखिए कोई भी चट्टान है अगर, ठीक है, कोई भी चट्टान है, ठीक है, अगर उसके ऊपर में आपने बहुत ज्यादा हीट डाली, बहुत ज्यादा जो है आपने उस पर गर्माहट डाली, और उसमें बहुत ज्यादा प्रेशर भी डाला, तो वो चट्टान जो है वो कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, और वो बन जाती है मेटामॉर्फिक रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, मेटामॉर्फिक या कायांतरित चट्टाने बन जाती, कायांतरित। ठीक है, अब ये कायांतरित चट्टाने अलग अलग चट्टान अलग अलग प्रकार की कायांतरित चट्टान में कन्वर्ट होती है। जैसे कि अगर चूना पत्थर है, चूना पत्थर के ऊपर में बहुत लंबे समय तक पृथ्वी के गर्भ में बहुत ज्यादा हीट और बहुत ज्यादा प्रेशर उस पर पड़ता रहा, तो वो कन्वर्ट होकर मार्बल, संगमरमर में बन जाता है। ठीक है, कन्वर्ट हो जाता है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, तो संगमरमर में कन्वर्ट कौन होता है? चूना पत्थर, लाइमस्टोन। ठीक है, लाइमस्टोन के ऊपर में बहुत ज्यादा हीट एंड प्रेशर डालोगे तो कायांतरी चट्टान बन जाता है संगमरमर के रूप में। तो ये आप लोगों का पॉइंट था। और ये देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों का जोड़ियां मिलाने के फॉर्म में भी आ सकता है एनसीईआरटी के अंदर में। अगर मैं बताऊं आप लोगों से, तो चिकनी मिट्टी जो होती है आप लोगों की, ठीक है, चिकनी मिट्टी अगर उस पर हीट और प्रेशर डाला जाए तो वो स्लेट में कन्वर्ट हो जाती है। और अगर चूना पत्थर के ऊपर में अगर आपने बहुत ज्यादा हीट एंड प्रेशर डाला तो संगमरमर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये 2 पॉइंट एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। क्ले मतलब चिकनी मिट्टी स्लेट में कन्वर्ट होती है,
और लाइमस्टोन मार्बल में कन्वर्ट होता है। एक बार मैं आपसे बोल रहा हूँ कि लास्ट में मैं ये सवाल पूछूंगा आप लोगों से, सभी बच्चों ने आंसर करना है, और टेस्ट मिलेंगी उन बच्चों को जो बच्चा पूरा सेशन लाइव देखेगा। ठीक है, अच्छे से लाइव देखिए आप लोग अभी भी। ठीक है, हमारे पास में जो भी बचा हुआ है पूरा समय हम लोग उसके अंदर में अच्छे से करते रहेंगे इसके अंदर में। और आपको कंटिन्यूअसली फ्रेंड टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन के ऊपर में भी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, हर एक चीज आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच विजय गुप्ता जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यारे से कमेंट के लिए। ठीक है, नाउ फ्रेंड देखिए यहाँ पर मैं एक और क्वेश्चन है आप लोगों का, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। दो कथन दिए गए और डायरेक्टली एग्जाम से उठाया हुआ क्वेश्चन आपका। दो कथन है, वेद समाज जो है वो मद्रास के अंदर में बना था 1864 में, ये आर्य समाज से इंस्पायर्ड था। मैं आपको बता दूं इसके ऊपर में काफी सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं एग्जाम में, अलग अलग एग्जाम्स के अंदर में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, देखिए तो वेद समाज जो है, ठीक है, वेद समाज इसकी स्थापना मद्रास में हुई थी 1864 में, ये बिल्कुल सही है। लेकिन ये आर्य समाज से इंस्पायर्ड नहीं था, ये ब्राह्मो समाज से इंस्पायर्ड था। ब्राह्मो ब्राह्मो समाज से इंस्पायर्ड था, उससे मोटिवेटेड था। ठीक है, तो आंसर देखिए यहां पर मैं, वेदा समाज एनसीईआरटी में दिया हुआ है आप लोगों को, वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म्स के अंदर में, और ये मैंने पेड क्लास में भी आपको पढ़ाया है। मैं बीपीएससी के अंदर में भी जब भी बताता हूँ तब भी वेद समाज के बारे में पूरा बताता हूँ, डी ट्रिपल एसवी में भी, केवीएस के अंदर में भी, सुपर टेट, यूपी टेट, जितनी भी आपकी एग्जाम्स है उसके अंदर में मैं पढ़ाता हूँ आप लोगों को इस तरीके से बढ़िया से। ठीक है, तो मद्रास के अंदर में इसकी स्थापना हुई थी, जिसको आज आप चेन्नई के नाम से जानते हो। 1864 के अंदर में फ्रेंड्स इसकी स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक जो थे, ठीक है, वो किससे इंस्पायर्ड थे? वेदा समाज को बनाते समय ब्राह्मो समाज से इंस्पायर्ड थे, ये याद रखना है आप लोगों ने, ब्राह्मो समाज से इंस्पायर्ड थे। ठीक है, ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, आप लोग बताइए जल्दी से, ए इज ट्रू, बी इज फॉल्स। ठीक है, ध्यान से पढ़ना था और आंसर लगाना था आप लोगों ने। 700 के करीब बच्चे जुड़ गए फ्रेंड, जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक भी करते रहेंगे, और जिन्होंने टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करते रहिए आप लोग। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहां पर मैं आ चुका है फ्रेंड, जल्दी जल्दी से आप लोग आंसर करते रहेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का भी। देखिए यहां पर मैं आप लोगों से बोला है, पशुओं को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के जो है मृत्यु का कारण बना। ठीक है, तो पशुओं को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक है जो भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है? तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है मैं बताता हूँ। वल्चर मतलब ये जो गिद्ध है, ये क्या करते हैं फ्रेंड, जो भी मरे हुए पक्षी प्राणी जो होते हैं उनको खाते हैं। ठीक है, और एक तरीके से आप लोग समझिए कि ये रिसाइकल का भी काम करते हैं हमारे जो है पृथ्वी के ऊपर में। ठीक है, तो क्या होता है कि हम लोगों ने जो पशु वगैरह थे, गाय भैंस बकरी वगैरह जो थे, उनको दर्द निवारक जो है हम लोगों ने दवाइयां देना स्टार्ट कर दिया उनके ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, डाइक्लोफिनेक हो जाए और बाकी की जो पेन किलर्स है वो देना स्टार्ट किया। तो डाइक्लोफिनेक नाम का एक ड्रग है, ठीक है, जो ड्रग बेसिकली दवाई, ठीक है, ये हम पशुओं को देते थे। अब पशुओं के बॉडी में वो डाइक्लोफिनेक है, अब जब पशु मर गया, मान लीजिए ये गाय है, ठीक है, ये गाय को पशु आपने दिया, अब ये गाय जब मर गई, ठीक है, तो वल्चर जो है उसको आके खा जाएगा, वो पड़ी होंगी किसी ना किसी जगह पे या कोई भी इस पे, तो ये वल्चर उसको आके जब खाएगा तो ये डाइक्लोफिनेक इसकी बॉडी में भी चला गया, तो इसकी बॉडी में जाकर उसकी किडनी को फेल कर देता है ये डाइक्लोफिनेक। कई लंबे समय तक हमको समझ ही नहीं आया कि ये वल्चर मर क्यों रहे हैं, ये गिद्ध जो है मर जा रहे, कहीं पे भी मरे पड़े हैं। ठीक है, हरियाणा वाले क्षेत्र में तो भाई दूर दूर तक वल्चर पड़े मरे पड़े मिल रहे हैं हमको, दिक्कत ही दिक्कत, समझ ही नहीं आ रहा कि ये वल्चर मर क्यों रहे। फिर जब रिसर्च की गई पता चला कि जितने भी ये वल्चर मरे सबकी किडनी फेल। अब फिर एक नया टेंशन, यार इनकी किडनी कैसे फेल हो गई एक साथ? ठीक है, एक साथ कैसी किडनी फेल हो गई सबकी? फिर जब स्टडी की गई तो सबकी किडनी में डाइक्लोफिनेक पाया गया। फिर हम लोगों ने दिमाग लगाया, अच्छा हम लोगों ने जो पशुओं को डाइक्लोफिनेक दिया था, इन्होंने खाया तो उनके बॉडी में वो डाइक्लोफिनेक इनडायरेक्टली पहुंच गया और इनकी जो है किडनी फेल हो गई। ये बेसिकली इसका मतलब था। ठीक है, तो डाइक्लोफिनेक जो है फ्रेंड्स, इसके वजह से जो गिद्ध थे वो मर रहे थे, ये एनसीईआरटी के अंदर में पॉइंट दिया हुआ है, याद रखना है आप सभी लोगों ने। ओके, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। देखिए पवन जो है, विंड ब्लोज ड्राई लीव्स डाउन द पेवमेंट, हाउ डू विंड्स ब्लो? पवन सड़क पर गिरी सूखी पत्तियों को उड़ाती है, पवन कैसे बहती है? वो एक थी ना, जो पूछ रही थी, ल, थी या था पता नहीं, क्यों चलती है पवन, ठीक है, क्यों मचलता है मन, ना तुम जानो ना हम। अब मन क्यों मचलता वो मेरे को नहीं पता, ठीक है, हो सकता भाई उसका मन जो है उसने ज्यादा जो है रात में ज्यादा खाना खा लिया हो, ठीक है, इस वजह से मचल रहा हो उसका मन, ठीक है, या जो है कुछ और चीजों से मचल रहा हो। लेकिन पवन कैसे बहती है वो आपको मैं बता सकता हूँ। तो देखिए होता क्या है
जो हवा होती है ना वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ में जाती है, ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ एयर, हवा का हाई प्रेशर मतलब ज्यादा हवा का होना, ठीक है, और यहाँ पर में कम हवा है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ में जो हवा का बहाव होता है उसी को पवन कहते हैं, ठीक है। तो वो जब बोले ना, वो लड़का अगर आपको आके बोले क्यों बहती है पवन ना तुम जानो ना हम, तो बोलना पागल लड़के, ठीक है, भग जाए ऐसे। तूने नहीं देखा होगा दानिश सर की क्लास टीचिंग परीक्षा पर, मैंने देखी हूँ, मुझे को पता है कि भाई क्यों बहती है पवन, ठीक है। ओके, तो वो जो क्लास नहीं देखेगा टीचिंग परीक्षा पर उसका वही हाल होगा, वही वाले गाने चलते रहेंगे उसके। चलिए, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ में हवा का बहना जो होता है उसी को पवन कहते हैं, ठीक है, विंड। नाउ फ्रेंड्स देखिए, एक और क्वेश्चन आप लोगों का आपकी स्क्रीन के ऊपर में ये रहा, जल्दी से बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कहो ना प्यार है, अमीषा पटेल और ऋतिक रोशन, वो दोनों के दोनों पगले थे, दोनों के दोनों अनपढ़, ठीक है। पिक्चरें कर रहे हैं, इससे अच्छा पढ़ लेते तो कम से कम उनको पता चल जाता ना। देखिए, 1817 में तुम्हारे चचा का लड़का था जेम्स मिल, ठीक है, उसने एक पुस्तक पब्लिश की, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नाम की, 3 वॉल्यूम में, मतलब 3 खंडों में पब्लिश की, बड़ी पुस्तक थी, तो एक में नहीं आई तो 3 पार्ट में विभाजित किया उसको। इन दिस बुक ही डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स, एंशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। देखिए फ्रेंड्स, जेम्स मिल ने 1817 में एक पुस्तक पब्लिश की थी ब्रिटिश इंडिया के, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के नाम से, ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन उस पुस्तक के अंदर में उसने 3 भागों में जो विभाजित किया था, वो विभाजित किया था उसने हिंदू इंडिया, मुस्लिम इंडिया और ब्रिटिश इंडिया, ऐसे 3 भाग के अंदर में, ठीक है। उसका मानना था कि जो सबसे पहला इतिहास था इंसानों का, वो था ज्यादातर उसमें हिंदू शासक थे तो हिंदू इंडिया, फिर बाद में मुस्लिम शासक आए मध्यकालीन भारत में तो मुस्लिम इंडिया, फिर ब्रिटिशर्स आ गए तो ब्रिटिश इंडिया। तो उसने, जेम्स मिल ने जो डिवाइड किया था वो किया था हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश के अंदर में, 3 कालखंडों में, ना कि एंशियंट, मिडिवियल और मॉडर्न में। तो अब आप बताइए आंसर क्या होगा, ठीक है। पहला वाला सही है। जेम्स मिल की पुस्तक कब आई थी, ये क्वेश्चन जो है डी ट्रिपल एस बी में आया था, साल पूछा था, ईयर पूछा था उसमें। अब आप लोग जो है सक्षम हो जाओगे इसको करने में। ईयर पूछा था तो 1817 के अंदर में जेम्स मिल की पुस्तक आई थी, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, ठीक है। पुस्तक का नाम क्या था वो भी, लेकिन उसने जो डिवाइड किया था वो किसमें किया था वो आप लोग कमेंट कर दीजिए एक बार जल्दी से। और एक एक बार जितने भी बच्चे देख रहे हैं फ्रेंड्स, जहां भी शेयर कर सकते हो, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, एक एक बार शेयर कर दीजिए ताकि ऐसे ही आप लोगों के लिए सेशंस करवाए जा सके, ठीक है। तो आंसर होगा ए इज ट्रू, बी इज फॉल्स, ठीक है, ये याद रखिएगा आप सभी लोग। देखिए, आप लोगों को ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था, और एग्जाम में आने के पहले ही मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों को करवाया था, आप देख सकते हो ये टीचिंग परीक्षा के ऊपर में मैं करवाते हुए क्वेश्चन, ठीक है। जेम्स मिल ने डिवाइड किया था एंशियंट, मिडिवियल और जो है मिडिवियल को मैंने वहां बुलाया भी, बताया भी था आपको कि वहां पर में ये एरर है, मिडिवियल कर लीजिए आप लोग करके यहाँ पर में, ठीक है। और उसके बाद में 3 स्टेटमेंट वाला कराया था मैंने मैंने आपको ज्यादा टफ क्वेश्चन कराया था, एग्जामिनर ने तो आपसे उससे भी इजी क्वेश्चन पूछा, तो जो बच्चे देख रहे थे सेशन, जिन्होंने देखा था उनका तो बहुत अच्छे से सही हो गया होगा। ओके, चलिए। नाउ फ्रेंड्स, अब देखिए यहां पर में, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स लाइक व्हीट एंड बार्ले आर लोकेटेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस, ठीक है। जल्दी से बताइए आप लोग कि कौन से प्लेस के ऊपर में आप लोगों को जो है गेहूं और जौ जैसी फसल उगाने के सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त होते हैं, ठीक है। गेहूं और जौ जैसी फसलें उगाने के सर्वप्रथम साक्ष्य कहां पर में प्राप्त होते हैं, ये बताना है आप सभी लोगों ने। तो ये सबसे पहले कहां पर में हुआ था एज पर एनसीईआरटी, ठीक है। तो सुलेमान और किरथर की जो पहाड़ियां है वहां पर में हुआ था, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। और देखिए, ये भी क्वेश्चन आपको करवाया था, ठीक है। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर मानव ने सबसे पहले गेहूं और जौ उगाना शुरू किया था। तो आप देख रहे हो, जो बच्चा लेक्चर अच्छे से देखेगा, अच्छे से प्रैक्टिस करेगा, ठीक है, उसका एग्जाम क्लियर होना पक्का है। और एग्जाम क्लियर नहीं होगा बल्कि आप लोग जो है फ्रेंड्स हाई स्कोर भी कर पाओगे आप लोग। और आप लोगों के स्कोर को और ज्यादा बढ़ाने के लिए हम लोग जो है और भी बहुत सारी चीजें आप लोगों के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, सुलेमान और किरथर की जो पहाड़ियां है वहां पर में करीब 8,000 साल पहले, ये भी पूछा जा सकता है कितने साल पहले, 8,000 साल पहले जो है फ्रेंड्स व्हीट और बार्ले, गेहूं और जौ उगाना शुरू किया गया था, ठीक है। और आपको बता दूं कि इसी समय में जो है वो शीप, गोट, कैटल जैसे जो जानवर है वो भी पाले जाने लगे, विलेजेस के अंदर में लोगों ने रहना स्टार्ट कर दिया था। एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, कि लोगों ने विलेजेस में रहना कब स्टार्ट किया, तो 8,000 साल पहले स्टार्ट किया था, ये याद रखना आप लोगों ने। ये भी क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों से एग्जाम के अंदर में, ठीक है। हिंदी में भी देख सकते हो, लगभग 8,000 वर्ष पूर्व, ठीक है, लोगों ने जो है गेहूं और जौ जैसी फसलें उगाना स्टार्ट किया, ठीक है। और उन्होंने गांव में रहना भी स्टार्ट कर दिया था। तो गांव में रहना कब स्टार्ट किया, सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों के अंदर में आप लोगों का, ठीक है, उनके बीच में 8,000 साल पहले, ठीक है। चलिए, इसका आंसर करिए आप लोग।
जी देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन के बाद में आप लोगों को टेस्ट मिलने वाली है, तो सभी लोग तैयार रहिए। टू मेन सिस्टम ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन। देखो, नील उगाने की दो परंपरा, दो जो है पद्धति थी। अगर आप खुद से नील उगा रहे हो, आपका खुद का खेत है, ठीक है, और आप खुद जो है उस खेत के मालिक हो, और वहां पर में आपने मजदूर लगाकर खुद से खेत में नील उगवाए हैं, तो उस सिस्टम को बोला जाएगा निज सिस्टम। क्या बोला जाएगा उसको? उसको कहा जाएगा निज सिस्टम। जब खुद से अगर आपने खेती में जो है खुद के खेत में नील उगाया, तो अगर आपने किसानों को, रियोत का मतलब ही होता है किसान, किसानों को जो है कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कि भाई तुम लोग जो है मेरे लिए नील उगा कर दो, मैं तुमको पैसे उधार देता हूं, तुम नील उगाओ और वो नील मुझे बेचो, तो कॉन्ट्रैक्ट दिया अगर किसानों को, तो उसको रैयती सिस्टम बोला जाता है। तो नील उगाने की दो पद्धति थी। अगर खुद के सिस्टम में, खुद के खेत में आप उगा रहे हो, तो उसको निज सिस्टम बोला जाएगा, निज पद्धति। और अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिया है किसानों को, तो उसको कहा जाएगा रैयती पद्धति। ठीक है, तो इस तरीके से दो पद्धतियां होती थी नील उगाने की। ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है आप सभी लोगों से। ओके, चलिए, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आप लोगों का फ्रेंड्स। पूरा का पूरा जो है आप लोगों ने देखा, जो रेवती सिस्टम होता था, इसमें कम से कम 25% जो खेत है, ठीक है, उसके ऊपर में आपको नील उगाना पड़ता था। मतलब मान लो कि आपका ये खेत है इतना बड़ा, तो अगर आप रैयती सिस्टम के अंदर अगर आते हो, तो जनरली जो नील उगाने वाले बागान मालिक होते थे, वो क्या करते थे, आपको बोलते थे कि कम से कम एक चौथाई, मतलब कि 25% हिस्से पे कम से कम नील उगाओ हमारे लिए, और हम ही को वो नील बेचो। ठीक है, तो रैयती सिस्टम बोला जाता था इसको। ठीक है, आरसी सोनी जी एक बार फिर से ट्राई कर लीजिए, हो जाएगा। जितने भी बच्चे हैं फ्रेंड्स जो सक्सेस किट के लिए फॉर्म भरना चाहते हो, वो फॉर्म भर देंगे, नीचे में दिया हुआ है। और आप लोगों को जो है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर मैं एक लिंक मिलेगी, मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्दी से एक टेस्ट की जो लिंक है हमारी, वो डाल दिया जाए। और मैं बताना चाहूंगा कि जितने बच्चे लाइव देखते हैं क्लास, उन्हीं के लिए है केवल, तो लाइव देखा कीजिए आप लोग क्लास को। जैसे ही क्लास एंड होती है, उस समय में आप लोगों को जो है लिंक मिलती है, ताकि आप अपना स्कोर जांच सके। ठीक है, तो लिंक देखिए आ चुकी है यहाँ पर में, आप लोग इस लिंक के ऊपर में जाकर टेस्ट दे सकते हो। ठीक है, टेस्ट दीजिए अच्छे से। और देखिए यहाँ पर मैं लिंक आ चुकी है आप लोगों की, ये लिंक केवल 15 मिनट के लिए एक्टिव है। ओके, जो बच्चे लाइव देख रहे हैं उन लोगों को यहाँ पर में मिल जाएगा। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। सीडीपी की भी क्लास है, वो भी आप लोग देखिएगा जरूर, टेस्ट दे दीजिए अच्छे से, या टेस्ट फटाफट देकर सीडीपी की क्लास में आ जाइए आप लोग, ताकि आप लोग जो है टेस्ट के बाद में सीडीपी में भी अच्छे से कर सके। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच, बाय, गॉड ब्लेस यू।